बड़े मुद्दे पर लगातार हम बात कर रहे हैं और आज भी लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है उस पर बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं और अभी की ब्रेकिंग खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी में एक और वार आगे बढ़ा है भारत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो कल रात देर गए इन्वेस्टमेंट की बात सामने रखी गई और कहा गया कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया आइडिया समिट की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा देश है जहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को साफ किया कि किस तरीके से जहां पर इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की जाएगी। पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है कि ये जो कल मूव किया गया रात देर गए ये दरअसल एक डिप्लोमेसी है जिसे इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी कहते हैं, क्योंकि सारे देश इस वक्त चाइना से त्रस्त है, चाइना से परेशान है और वहां पर इन्वेस्टमेंट कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा देश है और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की राहें बहुत है और प्राइम मिनिस्टर के कल की बात से क्या वाकई तौर पर चाइना के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी में जीत ले ली है भारत ने, एक बड़ा सवाल भी सामने है। आज इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे, मुद्दे और भी रहेंगे जिन पर आज चर्चा होगी। लेकिन चर्चा शुरू करने के साथ साथ आपको बताते चलें कि आज इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो अपने अपने फील्ड में काफी महारत रखते हैं। तीन मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की बात कल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कही गई है इंडिया आइडिया समिट में, वो किस तरीके से लिया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। एसएस पठानिया साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ आज के मेहमान है राखी बख्शी, पत्रकार है, जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से जानती है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जानती है बल्कि इन्वेस्टमेंट के मामला किस तरीके से आगे पीछे होते हैं और इसके ब्रॉडर कंटेक्स्ट में क्या कुछ होता है इसको भी बड़े अच्छे अल्फाज से लिखती भी है और नजर भी रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और थोड़ी देर में कर्नल टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले राखी बख्शी, थर्ड आई से इस कल की इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी को आप कैसे देख रही हैं? चाइना के खिलाफ जो माहौल है, इस बीच प्रधानमंत्री की जो कोशिश है इन्वेस्टमेंट की, दचका है चाइना के लिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आपके साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं और वो जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है उसको हम में से कहीं बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने ये बताया कि हम किस तरह से उस रीजन में हम गए हुए हैं, तो वो जो पूरा रीजन आप देखते हैं अगर, और उसमें जिस तरह की ज्योग्राफिकल एक कंडीशन है, स्ट्रैटेजिक कंडीशन है, डिप्लोमेटिक लेवल पे हम कितनी भी बात कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसमें से ग्राउंड की सिचुएशन भी थोड़ी बदल रही है कि हम गलवान की बात कर रहे थे तो डेप्सन की बात हो रही है और फिर ये बात हो रही है कि हम स्ट्रैटेजिकली इस लोकेशन को क्या शिफ्ट करके डाइवर्ट करें। तो ये जो एक तरफ बातचीत होती है डिप्लोमेटिक, दूसरी तरफ ग्राउंड पे हमें सिचुएशन कहीं थोड़ी कुछ और दिखाई देती है। खासकर अगर आप देखें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बताया ही जा रहा है कि सेना को भी तैयार रहना पड़ेगा और हमें मजबूती से काम लेना पड़ेगा। बहुत ही ये मुझे लगता है नाजुक दौर जरूर है, हमें हिम्मत जरूर फिर भी दिखानी होगी, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत मजबूती के साथ हैंडल करना होगा क्योंकि हम कोविड के साथ भी एक तरह से हम मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए सेना को। मैं राखी बख्शी उस पर जरूर आऊंगा क्योंकि आपने लद्दाख की जो सिचुएशन है उसको करगिल वॉर में भी देखा है, उसके बाद भी आप इसको कवर करती आई हैं, हाई प्रोफाइल विजिट्स को आपने कवर किया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से मूव किया गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और माहौल भी अच्छा है, क्योंकि आज तक हम देखते थे इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना की ओर ज्यादा थी और उनकी जीडीपी भी लगातार बढ़ती रही डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बड़ा तूफान जो पूरे विश्व के अंदर आया कोविड, उसके बावजूद भी उनकी ज्यादा पोजीशन मजबूत ही रही, उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई। यहां पर जो कल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कहना था कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, भारत आपके साथ है, इसे हम कैसे देखिए?
मुझे आपका सवाल बहुत बेहतर तरीके से नहीं सुनाई दिया, लेकिन मैं ये समझना, आप ये जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है उसको लेकर बात कर रहे हैं? मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। राखी बख्शी के साथ ऑडियो को क्लियर लाइन कीजिए। कर्नल एस एस पठानिया साहब, किस तरीके से इस मूव को हम देखें? जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वेस्टमेंट की बात कही, निशाना सीधे सीधे चाइना तो था ही हमारे पास। देखिए गोयल साहब, अभी इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं ना, देखिए सबसे पहले हमने ये जानना जरूरी है कि चाइना ने ये टाइम क्यों चूज किया जहां पे उसने एलडीसी की वायलेशन की, जहां पे उसको पता है कि पूरा यहाँ इंडिया जो है कोविड से जूझ रहा है। उसने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, उसने उसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए। तो चाइना ने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका अभी पूरे वर्ल्ड को पता है, जैसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट होती है कि आप एक वायरस क्रिएट कीजिए, उसके बाद उसको वायरस को आप जो आपके अपोनेंट है वहां पे उसको डिस्पैच कीजिए, अपने आप कंट्रोल कर लीजिए और उसके बाद आप इकोनॉमिकली बिल्ड करना शुरू कर दीजिए अपने। एग्जैक्टली ये एक स्क्रिप्ट है जो चाइना की है। अभी बात करते हैं कि देखिए जब पूरा विश्व इस समय उनको जान चुका है, वो अपना वहां से इंडस्ट्री निकालना शुरू हो गई है और जापान उसमें सबसे आगे है। अभी जब वहां से इंडस्ट्रीज निकलेगी तो वो कहाँ आएंगी? वो वापस यूएसए में तो लगेंगे नहीं या यूरोपियन कंट्री में लगेंगे नहीं, बिकॉज वहां पे इट्स नॉट वेरी चीप, लेबर इज वेरी कॉस्टली। सो बाई फोर्स दीज इंडस्ट्रीज हैव टू कम टू वियतनाम, लगा लीजिए इंडोनेशिया, लगा लीजिए मलेशिया, लगा लीजिए बांग्लादेश, लगा लीजिए और इंडिया लगा लीजिए। तो वो प्रोसेस जो है काफी देर से शुरू हो चुका है। उस प्रोसेस को गति देने के लिए कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जो मैसेज दिया है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसको उसके साथ जब आप जोड़ के देखते हैं कि हमने उनकी जो 59 एप्लीकेशन है वो बैन कर दी है, उनको हाईवे में हमने उनको निकाल दिया, रेलवे प्रोजेक्ट से उनको निकाल दिया है। तो चाइना को इस समय ये पता चल रहा है कि भारत जो है प्रोएक्टिव हो चुका है और पूरा विश्व जो है, जैसे यूएसए ने और यूके ने, कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, दे ऑल आर सपोर्टिंग इंडिया। तो चाइना को भी इस समय ये लग रहा है कि उसकी चाल कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है। राइट सर, मैं कर्नल पठानिया साहब दोबारा आपके पास होगा। एक बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि ये वेल सिक्योरिटी सारा प्लान था जिसे एग्जीक्यूट किया गया और उन्हें पता था कि शतरंज पे किस मोहरे को कहां पर खेलना है, लेकिन अब वो दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों वो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इस पर और जरा थोड़ी मैं खुलकर बात करूंगा। कर्नल टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो कल समिट हुआ, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया आइडिया समिट जो हुआ, इंडिया आइडिया समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक आइडिया दिया कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है, जबकि चाइना की सिचुएशन हमारे सामने है, आसपास के छोटे देशों की सिचुएशन हमारे सामने है। क्या ये वाकई तौर पर एक डिप्लोमेसी है जिसे कहा जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी का कार्ड खेला कल प्राइम मिनिस्टर ने और इसका असर चाइना के अंदर साफ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा साहब, और ये डिप्लोमेसी भी है, यथार्थ भी है और सच भी है। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर अमेरिका की कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सुटेबल टाइम देखती हैं। किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो उनका पहला फैक्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इससे ज्यादा उपयुक्त टाइम हो ही नहीं सकता। कारण ये कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, खुला हुआ भी है, ऑप्शंस भी हैं, डेमोग्राफी भी है, बाजार भी है। तो जो सिचुएशन आज हिंदुस्तान में है वो अन्य किसी देश में नहीं है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा उस समिट के अंदर, और उन्होंने एक ऐसी डिप्लोमेसी सामने रखी है कि जिसकी काट इस वक्त कहीं और दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है कि जो और देश हैं वो ऑलरेडी चाइना से, ब्रिटेन ने तो कह दिया कि हम उनके हुआई का जो 5G का टेलीकॉम नेटवर्क है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका के अंदर उन्होंने, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि टिकटॉक को जाना ही होगा। तो सभी कंट्री चाइना के अगेंस्ट है। ऐसे बढ़िया और एटमॉस्फेयर क्या हो सकता है? राइट टीपी त्यागी साहब, एक बढ़िया एटमॉस्फेयर है और उसी माहौल के बीच प्राइम मिनिस्टर ने कार्ड खेला है, लेकिन विश्व भर के अंदर सबसे मजबूत देश वो माना जाता है यूएस,
और माइक पोम्पियो साहब भारत के लिए और भारत के अंदर निवेश पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फटाफट से इसको जरा सुन लीजिए। उसके बाद चाइना की गिरती हुई जीडीपी क्या कुछ कह रही है उस पर बात करेंगे और सीधे बात करेंगे फौज और एलओसी की भी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये सारी चीजें। माइक पोम्पियो। One of a few trusted, like-minded countries whose leaders I call on a regular basis for counsel and collaboration on issues that span continents. I'm grateful in particular to Minister Jaishankar for his friendship and for his sage advice. It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. Our infrastructure projects, our supply chains, our sovereignty, and our people's health and safety are all at risk if we get it wrong. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members. I'm confident that with our concerted efforts we can protect our interests. I especially commend India's recent decision to ban 59 Chinese mobile apps, including TikTok, that present serious security risks for the Indian people. And I'm happy to report that India is a rising U.S. defense and security partner in the Indo-Pacific and globally. In December, Defense Secretary Esper and I hosted the second ever 2+2 dialogue with our Indian counterparts. The United States has never been more supportive of India's security. India, too, is an important partner in a key pillar of President Trump's foreign policy, multilateralism that actually works. We work closely together to make sure that the World Intellectual Property Organization election was won by someone who respects property rights. Seems pretty basic. We've revived the so-called Quad, comprised of the US, India, Japan, and Australia. India is also part of a group of like-minded nations that I've convened regularly to advance shared interests. We've also invited Prime Minister Modi to the next G7, where we'll advance the Economic Prosperity Network. It's a group of countries and organizations that we consider natural partners because we share values like democracy and माइक पोम्पियो एक के बाद एक बात बता रहे थे कि किस तरीके से विदेश नीति चल रही है। जयशंकर का भी शुक्रिया, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी प्रहार, टिकटॉक और दीगर चीजों पर भी बात की और साथ साथ ये कहा कि एक बड़े पार्टनर के तौर पर भारत डेवलप हो रहा है और भारत ने एक एतमाद, एक ट्रस्ट जो यूएस कर रहा था उसको और ज्यादा मजबूत किया है और ये ट्रस्ट जो है अब आगे भी बढ़ेगा। सबसे पहले आपके पास राखी बख्शी, किस तरीके से इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है। तो देखिए, अच्छी बात है कि अगर आप उस पूरी चेन को देखें कि थोड़ा पहले से शुरू करें और ये देखें कि एक तरफ से इकोनॉमी का जो संकट था भारत पे, उसके बारे में लगातार बात हो रही थी। हम कोविड की सिचुएशन में जब आए तो तभी बजट की बात हमने बस खत्म ही की थी और ये कोविड की सिचुएशन आई जिसकी वजह से हम इकोनॉमी के तमाम डायमेंशंस को देख चुके हैं। और ऐसे एक समय में जब चाइना के साथ हमारी जो बातचीत हुई या जो बातचीत नहीं हो पा रही है और फिर जिस तरह से ऐप्स बैन किए गए, जो पूरा इन्वेस्टमेंट का माहौल है ग्लोबली, उसमें अब ये अच्छी बात है कि भारत को आत्मविश्वास की नजर से देखा जाए। ये बहुत जरूरी भी है, इट इज वेरी एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि ये कोशिश भारत जो कर रहा है, क्योंकि एक तरफ कूटनीति करना है, एक तरफ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लेने हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने लिए, भारत के लिए न सिर्फ सम्मान जुटाना है बल्कि निधि भी जुटानी, यानी पैसा जुटाना है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि एक विश्वास भारत के ऊपर अगर आता है, एक आर्क लाइट आती है तो वो काफी सही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डगर इतना आसान भी नहीं है। एज एन एनालिस्ट मैं कहना चाहूंगी कि अभी ठीक है कि आपने तमाम एवेन्यूज बंद किए, जो एप्स बंद किए आपने, और आप देख रहे हैं कि कैसे, जिसको कहता है कि कट इट टू ब्लीड इट, जिसको हम कहते हैं। लेकिन अब कैसे आप इंटरनल एक इकोनॉमी आपके सामने है, ग्लोबल पार्टनर्स आपको बहुत सुदृढ़ देखने होंगे, क्योंकि ग्लोबली भी जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप एक और तरह की है। ठीक है कि हमारे साथ कुछ देश हैं जो हमारे साथ हैं, जो मजबूत हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश तो मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे हमें जरूर और देखना होगा। राइट मैडम, आगे हमें और भी देखना होगा और ये आसान इतना नहीं है जिस तरीके से अभी हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आगे जो कुछ होगा वो और भी कठिन हो सकता है। वो कठिन क्यों होगा, थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। कर्नल एस एस पठानिया, अमेरिका की मजबूरी या वाकई तौर पर
सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारी विदेश नीति की नींव इतनी मजबूत बनी कि अमेरिका को दूसरा पार्टनर मिला ही नहीं। देखिए, चाइना ने क्या किया है कि देवर टू ऑप्शंस गौर साहब। चाइना अगर यूएसए से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेता, उसमें थर्ड ने यूएसए को सपोर्ट नहीं करना था। अभी चाइना ने क्या किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलत चाल चली है कि वो ये चाल सोच रहे होंगे कि अगर हम इंडिया को इस समय डिस्टर्ब करते हैं कोविड-19 के टाइम, और ये लोगों को बताते हैं पूरे विश्व समुदाय को कि इंडिया के अंदर इंटरनल सिचुएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, उसने ये नहीं रियलाइज किया कि इस समय पूरा वर्ल्ड की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक मौका मिला है कि इंडिया को सामने रख के चाइना के ऊपर वार किया जाए। और सबसे बड़ा जो वार होगा वो होगा इकोनॉमिक वार, जो करेंगे, प्रहार करेंगे, इकोनॉमिक प्रहार करेंगे। और चाइना इसमें बुरी तरह उलझ चुका है। उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे आप बात कर रहे थे जीडीपी की, चाइना इस समय इस कदर डेब्ट में जुड़ा हुआ है, उसके पास इतना कर्जा हो गया है कि उसकी जो जीडीपी का 317% उसने कर्जा ले रखा है। वही मैं पठानिया साहब अपने दर्शकों के लिए और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जब आप एसेस करेंगे तो 3 महीनों का जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसमें उनकी जीडीपी डाउन गई 6.8%। और ये तब से माना जा रहा है जब से लद्दाख एनकाउंटर शुरू हुआ, यानी वो फेस टू फेस आपका हुआ और वहां से विश्व ने हाथ पीछे खींचा। 6.8 मीन्स समथिंग टू चाइना, क्योंकि जहां पर ऐसा देखने को ही नहीं मिल रहा था पिछले 20 दशकों में। देखिए, चाइना की फिगर को यू कांट ट्रस्ट देम, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो 2 एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, अगर हम बॉर्डर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और उसके बाद ये जो सीपैक वाला है, इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा पैसा जा चुका है। वो उसका पैसे के वापस आने के चांसेस बहुत कम है। तो चाइना इस समय अपना जो उनका भी आप देखेंगे ये जो फ्लड भी आ गया वहां पे, उससे भी उसकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते अगर हम उनको साउथ चाइना सी के अंदर ब्लॉक कर देते हैं, उनका जो ट्रेड है और ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। कर्नल टीपी त्यागी साहब, सवाल अमेरिका का इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, जब वॉर अगेंस्ट टेरर की बातें हो रही थी तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी अमेरिका ने अडॉप्ट की थी विज़ाविज़ पाकिस्तान, और उन्हें कहा था कि चलिए हम बाई बाई होकर इनके खिलाफ लड़ते हैं, तालिबान के खिलाफ। और वॉर अगेंस्ट टेरर में भी लगभग अगर आप उन स्टेटमेंट्स को याद करेंगे और देखेंगे, लगभग इन्हीं लाइन्स को यूज किया गया था। जी, चाइना की 6.8% जीडीपी कम हो गई, क्या और देशों की नहीं हुई? बहुत सारे देश जो है माइनस में चले गए। चाइना के ऊपर कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना अमेरिका पे या और देशों पे पड़ा है। चाइना की फिगर्स पे वैसे भी यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये कह के काउंट ऑफ कर देना कि चाइना बहुत बुरी कंडीशन में है, लिहाजा वो कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही अमेरिका, हमको बार बार ये कहना कि अमेरिका हमारी सपोर्ट में आया है, ये गलत है सर। अमेरिका को अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान के अलावा दूसरा कोई देश मिला नहीं जिसके कंधे पे वो बंदूक रख सके। अगर उसको ऐसा ही अपने देशों का ख्याल था तो जब वियतनाम में उनका शिप डुबोया गया था चाइना द्वारा, तब क्यों नहीं चाइना अमेरिका आया? जब मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर फिशिंग की गई थी चाइना द्वारा, तब क्यों नहीं अमेरिका आया? तो इस वक्त हमको सूट करना है, लिहाजा ओके अमेरिका इज विद मी। मेरा कहना यह है कि चाहे जितनी उनकी इकोनॉमी खराब हो, हमें उसे और खराब करना है। और खराब करने के लिए लद्दाख आंसर नहीं है, आंसर है मलाक्का स्टेट। अगर हम मलाक्का स्टेट में नस दबाएंगे तब चाइना पे फर्क पड़ेगा। राइट सर, उसका 80% जी बिल्कुल। आता एक और खबर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा फ्लैश कीजिएगा बड़ी खबर को, उसके बाद तुरंत रिएक्शन तीनों से मैं लूंगा, क्योंकि खबर इस वक्त अमेरिकन थिंक टैंक के हवाले से सामने आ रही है। और अमेरिकन थिंक टैंक्स इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव किया है, चेंज किया है। जहां नंबर 1 एनिमी में पाकिस्तान था, वहीं पर अब चाइना को भी लगाया गया है। ये अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है अपनी वहां पर यूएस के अंदर,
रिपोर्ट जिसमें इस बात का दावा पेश किया गया कि न्यूक्लियर पॉलिसी में भारत ने तब्दीली लाई है। फटाफट से जरा पैनल को ला दीजिएगा, कर्नल टीपी त्यागी साहब, एसएस पठानिया साहब और राखी बख्शी। फटाफट से पहले राखी बख्शी जरा आपके पास आऊंगा। अगर इस खबर को मैं सही मानूं, इस विजन जो ये डॉक्यूमेंट आया है थिंक टैंक का, अगर ये सही माने तो क्या हम अपनी स्ट्रेटजी आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज कर चुके हैं? हम पहले चाइना था, अपना पाकिस्तान था, अब न्यूक्लियर निशाने पर चाइना भी है। मुझसे सवाल है ये क्या? जी राखी बख्शी आप ही से। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो आप जिसको ब्रेकिंग बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह के अंदेशे बातचीत हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि जब इस तरह का नंबर 1 करार कर दिया जा रहा है, तो ये जो मैं बार बार बात को कह रही हूँ कि ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, ये इकोनॉमी से उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो अमेरिका, जिसका इंटरेस्ट काफी है इसमें, आपको और स्टेटमेंट याद दिलाऊं जो अमेरिका ने बहुत पहले ही, जब चाइना के साथ हमारी बॉर्डर पे कुछ हमें पता चल रहा था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा था देयर इज ऑलरेडी अ बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना की बात हुई थी। तो अमेरिका जो है का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है, और इसलिए कहीं ना कहीं चाइना के साथ विज़ावी चाइनीज इकोनॉमी का जो सुपर पावर की लड़ाई है, मुझे लगता है इस संदर्भ में हमें इसको देखने की जरूरत है। और इंडिया इसमें, अमेरिका को इंडिया बहुत बड़ा पार्टनर नजर आ रहा है। एक बात जो दूसरे एनालिस्ट ने कही थी विद रिगार्ड, आई थिंक ट्रस्ट की जो बात की है उन्होंने, जाहिर है कि हम चाइना पे अगर आप इतिहास में भी देखें तो ट्रस्ट फैक्टर तो कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन उसमें 2-3 एंगल की जो हम बार बार बात करते हैं कि वो स्ट्रैटेजिक एंगल की बात है, डिप्लोमेटिक एंगल और इकोनॉमिक एंगल, तो उन तीनों को पैरेलल अगर वैसे हमारी सरकार, भारत की सरकार देख रही है, अब उसमें अपने इंटरेस्ट को अमेरिका लेते हुए, लेकिन साथ ही भारत का इंटरेस्ट इसमें कितना होगा, हमें ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट को बारीकी को समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना होगा। कर्नल पठानिया साहब, अगर इस पॉलिसी को विजन डॉक्यूमेंट जो बताया जा रहा है, अगर इस पॉलिसी स्टेटमेंट तो है नहीं है, लेकिन थिंक टैंक कह रहे हैं अमेरिका के कि इस तरीके से किया गया है, क्या ये सिर्फ एक दबाव है या वाकई तौर पर भारत चेंज कर सकता है? देखिए गौर साहब, ये आई फील इट इज जस्ट ए मैसेजिंग। अभी अगर हम इसको टोटलिटी में देखें, चाइना की न्यूक्लियर नेशन है, इंडिया न्यूक्लियर नेशन है, पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन। पाकिस्तान के खिलाफ बिकॉज हमारे से वो कमजोर नेशन था, तो हमारी पॉलिसी थी कि विल नॉट गो फॉर द फर्स्ट यूज। राइट सर। अभी चाइना के साथ कैसा ये अपना पॉलिसी बनाते हैं आने वाले समय में, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब भी कोई नेशन कन्वेंशन वॉरफेयर में आ जाता है, उसके पास और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो तब वो न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आती है जो आनी नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबल मैसेजिंग है, नैरेटिव है जो दिए जा रहे हैं चाइना के लिए, लेकिन जो स्ट्रेटेजी समझते हैं, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं, चाइना शुरू से ही हमारा थ्रेट रहा है जी। पाकिस्तान कभी थ्रेट नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनी होंगी नेशनल लेवल पे। वेरी वेरी न्यूक्लियर आर्सेनल का जो यूज के बारे में, आई एम वेरी श्योर ऑल दोस थिंग्स राइट सर। वी नीड नॉट टू वरी ऑन दैट अकाउंट। राइट सर। अपने आपके पास त्यागी साहब कैसे देख रहे हैं इस खबर को? अगर ये खबर सही भी माने, क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक आपकी नजर में है, जैसे पठानिया साहब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें? चलिए फिलहाल कर्नल टीपी त्यागी के साहब के साथ आवाज नहीं जा पा रही है, जरा करेक्ट कीजिएगा ताकि मैं इनसे दोबारा जाऊं। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जरा सबमरीन के हवाले से आ रही है। समंदर जो लगातार इस डिबेट के अंदर आ रहा था, देखिए अगर हमने घेरना है तो हमने जो घेरना होगा वो समंदर के रास्ते से घेरना होगा, और वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि युद्धाभ्यास जो है वो चल रहे हैं। इस बीच एक और खबर आ रही है, सीधे अब्दुल हुसैन के पास चलते हैं। अब्दुल, बताइएगा क्या कुछ खबर आपके पास है समंदर से? क्योंकि समंदर के अंदर जहां ठंडा पानी हुआ करता था, वहां सियासत की वजह से और बारूद की गनगरज की वजह से सियासत काफी गर्म है। बिल्कुल, लेकिन अब भारत जो है समुद्र में समुद्री ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सियासत का, बारूद का और समुद्री रास्तों का, तो वहां पर भारत अब और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। और ज्यादा मजबूत इसलिए होगा क्योंकि भारत की तरफ से जो AIP सिस्टम है, तमाम सबमरीन, तमाम जो पनडुब्बी है, उनमें इस सिस्टम को लगाया जाएगा और इसका काम शुरू हो जाएगा जल्द ही जल्द। इस पूरे अगर देखा जाए तो इसमें काम होगा। लेकिन अहम चीज यह है इशफाक गौहर साहब कि जब
आपको आवाज मिल रही है श्वाक गौर जी साहब? जी जी अगर एपीआई सिस्टम की बात की जाए तो यहां पर पनडुब्बियों में जो लगाया जाएगा उससे हमारी जो पनडुब्बियों की क्षमता है समुद्र के अंदर रहने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी बैटरी चार्ज करने के लिए उनको सतह पे आना पड़ता था, लेकिन एपीआई सिस्टम के बाद अब उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो जाहिर तौर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अहम चीज ये है कि डीआरडीओ के जरिए इसको बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया का जो जिक्र हो रहा था, भारत इसको बनाएगा, साथ ही साथ बहुत अहम चीज ये मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपने पूरे पैनल टीपी त्यागी, एसएस पठानिया और राखी बख्शी के पास चलते हैं, क्योंकि खबर जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की करते हैं, जब हम चाइना की बताते हैं, तो ये सारी चीजें को रिलेटेड सब आ रही हैं। लेकिन टीपी त्यागी साहब, अब जिस सिचुएशन में आज हम हैं, जिस तरीके से कमांडर लेवल की बातचीत हुई और पहले फेज में हमें लगा कि शायद डिसएंगेजमेंट होगा, थोड़ा सा हलचल हमने देखी, सेकंड फेज आते आते एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया है, बिल्कुल भी कोई मोमेंट नहीं नजर आ रही है और अड़ियल रवैया जो चाइना का है वो साफ नजर आ रहा है। सरहद के उस पार से खबर है कि 40,000 के करीब पीएलए के जवान जो है उन्हें स्टैंड बाय पे कर दिया गया है, यहां से भी उसी तरीके की तैयारियां हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो चल रहा है ये बिल्कुल वेल थॉटेड स्क्रिप्ट है जो पठानिया साहब पहले बता रहे थे? जी, जो कुछ ये चल रहा है ये डिकॉय है। वो 40,000 ट्रूप्स आ गए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। असलियत में अगर चाइना की कोई प्लान हुई तो वो डेप्चांग से होगी, क्योंकि डेप्चांग से एक शहर है बट से, वो केवल 6 किलोमीटर दूर है, और वो शहर हमारे सियोग दौलतबेग ओल्डी की जो सड़क है उस पे उनके ऊपर वो शहर है, यानी कि वहां से वो का जो एक्शन होगा वो डेप्चांग से होगा। ये इधर का सब छलावा है। देखिए, खबर दुश्मन की और खबर अपनी ली जाती है। चाइना के बारे में पूरी खबर मिलती नहीं है, लेकिन उसका सबसे कमजोर हिस्सा हम जानते हैं और वो है मलाक्का स्टेट। और यही हमारी नीति कहती है कि दुश्मन को उसके कमजोर हिस्से पे मारो। लिहाजा इस समय अंडमान सी हमने किया है भाई। हमने अंडमान के अंदर कैंपबेल बे, कमोर्टा और शिवपुर में अपने एयरफील्ड एक्टिव कर दिए हैं। जो हमारी हार्पून मिसाइल है वो जो पनडुब्बी को ढूंढ के मारती हैं, वो एयरक्राफ्ट में लगी हुई हैं। और निमिट्स का आ जाना और साथ में हमारा आईएनएस राणा, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमरोटा, ये सारे जहाज साथ में है। अगर हम मलक्का स्टेट को रोक देते हैं तो हम उसका 80% ऑयल जो वहां से गुजरता है उसे रोक सकते हैं, और उसकी इकोनॉमी पे सबसे बड़ा यही प्रहार होगा। कहीं से भी घूम फिर के देख लो, द आंसर लाइज इन मलाक्का स्ट्रेट। राइट सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। कर्नल एसएस पठानिया, मलाक्का के पास जाना, ऑपरेशन करना, उसे कंट्रोल में लेना, क्या यह इतना आसान है डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएसएस मरीन हमारे साथ है? अब खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ज्वाइन कर लिया है युद्धाभ्यास। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? इतना आसान है ये जितना ये डिबेट्स में दिख रहा है हमें? देखिए गौर जी, अगर हम अपने आप की बात करते हैं, दैट आई गो ऑन माई एस्टीम ओनली, इंडिया may not be possible because China is very strong in as far as their naval forces are concerned. Yeah. लेकिन जब हम क्वाड की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो 4 कंट्री है, यूएसए है, और ये अभी आपको पता ही है कि 3 उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो इस समय साउथ चाइना सी के अंदर और इंडियन ओशन में घूम रहे हैं, उनकी कार्रवाई चल रही है। चाइना के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 इनके पास है, एक हमारे पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद अगर हम जापानीज इज आल्सो वेरी पावरफुल इन नेवल, ताइवान ले लीजिए आप, फिलीपीन ले लीजिए आप, मलेशिया ले लीजिए आप, इंडोनेशिया, इनके अगर सारे इसको हम एफर्ट्स को, एसेट्स को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ब्लॉकेड होगा, और चाइना जो है बिल्कुल फेल हो जाएगा उस रूट को यूज करने में। और जब ये उसके ऊपर इकोनॉमिकल चोट लगेगी, देखिए चाइना को भी ये पता है कि वो पूरे देशों के साथ लड़ नहीं सकता है। अगर इनकी पूरी नेवल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये कंबाइन होके आ जाते हैं और मलाक्का स्ट्रीट को ब्लॉक कर देते हैं, तो चाइना को पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। उतनी पावर उसके पास नहीं है, वो सिर्फ धमकियां दे सकता है, अपनी मिसाइल्स लगा सकता है, लेकिन वो उसको अल्टीमेट आउटकम ही नोज है। सो ही हैज टू गो फॉर ए फेस सेविंग डिवाइस
अभी मेरे अपने हिसाब से ये जो जल्दी ये प्रोलॉन्ग होने वाला है, ये जो गलवान में और पेंगांगसो लेक में जो चल रहा है, इट मे गो ऑन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, ये एक बड़ी बात है जो लगातार अब सभी डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं। राखी, आप कंटिन्यूअसली फॉरेन मीडिया को भी ट्रैक कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। जो कुछ हम देख पा रहे हैं इस वक्त सरहद पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यहां से भी और जो खबरें वहां से आ रही हैं, किस तरीके से आप सेंस कर रहे हैं? पठानिया साहब कह रहे हैं ये तो लंबा चलेगा। क्या जितना ये लंबा चलेगा हमारा केस मजबूत होगा या कमजोर होगा? नहीं, आई होप एंड विद ड्यू रिगार्ड्स टू डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, काफी सीनियर हैं, वेटरन है अपने फील्ड में, लेकिन एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जिसने रीजन को देखा है और जो थोड़ी बहुत समझ एक आउटसाइडर की तरह यहाँ पर मैं रखूंगी कि वो ये कि ठीक है आप स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर सरकार में देखें तो हमारे अनुभवी लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों वीके सिंह जो आर्मी की बहुत समझ रखते हैं, चाहे वो डोवाल साहब हों जो हमने देखा है कि समय पर किस तरह से सूझबूझ दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है बार बार एक बात जरूर लगता है, मुझे पता है कि मुझसे कहीं ज्यादा सब लोग इस पर नजर रख रहे होंगे कि वहां पर वस्तु स्थिति जब होती है कि बार बार जो हमें एक नैरेटिव समझ में आता है वो क्या सही समझ में आता है, मैं थोड़ा और इसको समझना चाहूंगी कि ग्राउंड पर पहले तो ये कि लॉजिस्टिकली क्या हम बिल्कुल सही ढंग से वहां जा रहे हैं। आप बात कर रहे थे कि हमारे पास पूरी ताकत है, इससे आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है, लेकिन आई होप वी आर रियली बीइंग रियलिस्टिक कि हमें क्या नहीं है और हमें क्या और वहां पर देना चाहिए। क्योंकि आप जब एयरफोर्स की बात कर रहे थे, मैं कुछ पढ़ भी रही थी और वहां ये समझ में आ रहा है कि इंडिया को बहुत तैयार रहना पड़ेगा। जो पहले बात हो रही थी कि पीछे जा रहे हैं और स्थिति सब ठीक हो गई है, वो अचानक अब लगा कि नहीं, स्थिति को और गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसलिए अब ये बात हो रही है कि बैटल रेडी भी रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिफेंस एक्सपर्ट लगातार नजर रख रहे हैं। बट राइट, जरा सुनते हैं जरा टीपी त्यागी साहब क्या कुछ कहेंगे। टीपी त्यागी साहब, एड ऑन कीजिए। जी, कैन यू हियर मी? या सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जून से लेकर सितंबर तक हम लोग विंटर के लिए स्टॉकिंग्स करते थे। लॉजिस्टिक्स के मामले में हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, 2 महीने गुजर चुके हैं। दूसरी बात, ट्रूप्स 3 गुना बढ़ चुके हैं, करीब 30,000 टन हमको स्टॉकिंग्स हर साल विंटर के लिए करनी होती थी। इस दफा वो 60-70 हजार टन है और जोजिला पास और रोहतांग पास जिनके थ्रू ये गाड़ियों में सामान भेजा जाता है, वो जोजिला पास विंटर में बंद हो जाता है। यानी कि अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम है और हमें अल्टरनेटिव रास्ते इसके निकालने पड़ेंगे। इतनी बड़ी फौज को लद्दाख के 15,000 फीट में मेंटेन करना एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती चाइना के लिए भी है, ये चुनौती चाइना के लिए भी है। ये मैं उनकी मैडम की बात से सहमत हूं कि हमारे इस समय लॉजिस्टिक एक प्रॉब्लम है। हमारे हथियारों में अब कमी नहीं है, हमारे सिपाही की ताकत में कमी नहीं है, हमको लॉजिस्टिक्स के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा। लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान। एक आखिरी सवाल जो पठानिया साहब आपके पास आऊंगा और फिर राखी बख्शी और त्यागी साहब के पास भी चलूंगा। दुश्मन को कम आंक लेना कि चलिए हम तो बहुत पावरफुल है, वो बिल्कुल कमजोर है जी, वो खत्म हो जाएगा। जब हम व्हाइट पेपर देखते हैं जो हमने पहली जंग इनके साथ लड़ी है चाइना के साथ, वो व्हाइट पेपर तो आज सबके सामने होगा। डिफेंस एनालिसिस ज्यादा उसको पढ़ते हैं, मुझे मौका मिला कल से मैं वो पढ़ रहा था, माहौल बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज बयानात हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही है, उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन सिस्टम कुछ इसी तरीके का था। हम जना बहुत पावरफुल है, वो जी वापस चले गए और बाद में पता लगा कि वो आके दोबारा से हमला कर चुके हम पर। तो क्या वैसी स्थिति तो दोबारा नहीं बन रही है? हम दुश्मन को कम आंक रहे हैं, उस पर दबाव है जी, उनका दबाव है, उनका दबाव है, इसलिए वो फिजल आउट हो जाएंगे और हमारे साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोलते हैं। एज अ गोज, नेवर underestimate your enemy, and China is a very very strong enemy, let's face it. China is not Pakistan, ठीक है जी। नंबर 2, अभी अगर चाइना वहां पे, देखिए एक माउंटेन वॉरफेयर की मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। इफ वी हैव टू लॉन्च ए अटैक, मान लीजिए चाइना ने अगर अटैक करना है तो उसको 9 की सुपीरियरिटी रखनी पड़ेगी, रेशियो 1:9। दैट इज व्हाट ही हैज टू मेंटेन इन ए माउंटेन वॉरफेयर वेयर योर डिफेंसेस आर प्रिपेयर्ड। अभी आप उस लहजे में देखिए कि मान लीजिए हमारा वहां पे एक डिवीजन लगा हुआ है तो चाइना को कम से कम
8 या 9 डिवीजन वहां पे लाने पड़ेंगे टू स्टार्ट ए अटैक ऑन आवर साइड. Now, maintaining this, let's say 3,500 to 4,000 kilometers from the mainland China, then, through Lhasa and all, though notwithstanding the railway link and aircraft, airfield which are available there. So it's a Herculean task. And uske baad, when you talk about a all-out convention war, then it can turn into a nuclear war. अभी 62 और इसमें क्या फर्क है कि 62 में India was not a nuclear nation. Right. Now, when there are two nuclear nations, then there is a nuclear deterrence. That is a very, very big thing, which is very difficult to, cross the threshold of that nuclear deterrence and go for a war. So, मेरे अपने हिसाब से, and understanding the economy and the position which is obtaining today, very little possibility. But ये जो posturing है इनकी चलती रहेगी, इनकी nibbling चलती रहेगी, और चाइना अभी मेरे हिसाब से अपने आप को consolidate करेगा. Basically for two things. First thing is that is हमारी दरबुक शॉक DOB रोड है, इसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ऊंचे पॉइंट को पकड़ के. और दूसरा, it may be his final plan that at some stage or other he takes control of DOB, so that his CPEC वाला जो उसका रूट है that वो is safe हो जाए. not threatened at all. राइट सर. तो इसके लिए सर हमें पूरा तैयार रहना पड़ेगा. ये तैयार रहना पड़ेगा, और कितना मुश्किल है वो आप बता रहे थे. कर्नल टीबी त्यागी साहब. जी 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 पूछिए जी, कैसे देख रहे हैं आप ये दुश्मन को आंकड़ा इतना कमजोर? जैसे पठानिया साहब कह रहे हैं कि देखिए वो लड़ने आएंगे तो रेशियो इन्होंने बता दिया, और माउंटेन वॉरफेयर में हम सबसे आगे हैं. अरे सर, हम माउंटेन वॉरफेयर में आगे होंगे, लेकिन 2015 में चीन ने एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जिसके अंदर स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब इंक्लूड था. ये तब एस्टेब्लिश कर लिया था. उसके पास हिंदुस्तान की सारी इंफॉर्मेशन है. अनफॉर्चुनेटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं उन्हें बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो चाइना की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं ला पाई. लिहाजा हमको पक्का पता नहीं है. इतना मालूम है कि उसने करीब 50,000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना लिया है. वो अपनी करीब 20 डिवीजन 3 दिन के अंदर मोबिलाइज कर सकता है. हम नहीं कर सकते. लिहाजा चाइना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे पठानिया साहब ने कहा कि अगर वो कर भी लेता है तो 1:9 का रेशो है. अगर उसे अटैक करना है तो हमारे एक के सामने 9 जवान लाने होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. और अगर हुआ भी तो 1-2 दिन के लिए सस्टेन करना नॉट पॉसिबल. आवश्यकता यही है कि हम दुश्मन के बारे में जान के उसकी जो कमजोर नस है, उस कमजोर नस को पहचानना, पकड़ना और पूरी ताकत उस पर लगा के विजय सुनिश्चित करना, वो है अमेरिका का स्ट्रेट. राइट सर, राइट सर. मैं एक आखिरी रिएक्शन आपसे राखी बख्शी लेना चाहूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है. अब ये तो हमने कहा कि डिप्लोमेसी में क्या कुछ चल रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट किस तरीके से सोचे. जब मैं पॉलिटिकल लाइन पर इसको आके देखता हूं तो फिर मुझे विपक्ष के सवाल तो इस डिबेट के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है. पूछ रहे हैं वो कि क्या हो रहा है. जी हाँ, बार बार ये बातें कही जा रही है. वो कह रहे हैं कि मैप पे नजर रखिए, ऐप्स पे नहीं. ऐसे कमेंट भी किए जा रहे हैं. और बात ये की जा रही है, विपक्ष की जो बात समझ में आ रही है सामने, कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वस्तु स्थिति को देखिए. क्योंकि बात देखिए, ये जरूर है कि होती ये है कि बातचीत एक टेबल पर कुछ और होती है, डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ और होती है, अग्रीमेंट कुछ और, अंडरस्टैंडिंग कुछ और बन जाती है. लेकिन जो LAC है वहां पे हमको ये दिखाई देता है कि ये कहां से कहां खिसक आए हैं. तो बार बार मैं इसलिए ग्राउंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सालों तक चूंकि काम करने के बाद मुझे वो वहां की जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, ऑफ कोर्स हमारी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी इन प्लेस है. लेकिन मैं कहूंगी कि इसको समझते हुए हमें अपने जो बहुत ही अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बना के क्लैरिटी के साथ अगर हम स्टेप वाइज समझें और तब आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि सही रह गया. विपक्ष का ये कोई काम सिर्फ निशाना साधने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि समय एज अ नेशन हाउ वी कम टुगेदर, हम कैसे नेशन को स्ट्रांग बनाए. क्या अगर विपक्ष के पास तो ऐसे सुझाव हैं तो जरूर आगे लाएं और उन सुझावों को डिस्कस किया जाए कि क्या वो वैलिड सुझाव है. तो मेरे ख्याल से वी हैव टू बी रियली टुगेदर, वी हैव टू बी यूनाइटेड, बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर
as to where are the gaps and how we are sorting that out. बहुत बहुत शुक्रिया राखी बख्शी, एसएस पठानिया और कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी, कमांडर्स लेवल की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, प्रधानमंत्री का बयान था इन्वेस्टमेंट को लेकर, जीडीपी को लेकर जो बयान आ रहे थे और जो सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे विश्व में बन रही थी उस पर